तो भाई इधर आ, अंदर आ। तो भाई मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ कि इंजरीज होने के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ मशीन्स फ्री वेट पे मैटर नहीं करता है। अब चलो ठीक है, मुझे कोई इंजरी नहीं हुई 10 साल में, लेकिन फिर भी जिस प्रोफेशनल कोच को, पावर लिफ्टर को इंजरी हुई है, जिसने कई सारी इंजरीज से ओवरकम किया है, कई लोगों को भी हेल्प की है इंजरीज से ओवरकम करने में, तो उनसे जानते हैं। बताओ भाई जासिफ। ओके, सो कौन सी इंजरी के बारे में जानना है सबसे पहले? इंजरीज का ऐसा है कि अभी देखो सब लोग क्या चेस कर रहे हैं कि अगर उनकी जिम में कोई ऑप्टिमल इक्विपमेंट होगी तभी दे विल ट्रेन फॉर हाइपरट्रॉफी। ऐसा उनका दिमाग में बैठ चुका है भाई कि मशीन के लिए हाइपरट्रॉफी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब अगर मशीन नहीं होगी ना भाई तो हम नहीं करेंगे, तो फिर हम नहीं करेंगे या फिर दूसरा ऑप्शन नहीं। अभी इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप ऑप्टिमल इक्विपमेंट या फिर ऑप्टिमल एक्सरसाइज को इनकंसिस्टेंटली करोगे ना तो आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सब ऑप्टिमल एक्सरसाइजेस को कंसिस्टेंटली करोगे तो ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। That's so right. That's so right. I mean, for example, on that matter, वही एक एक्सरसाइजेस ले लेते हैं जैसे कि अपराइट रो। हाँ, ओके, प्रिटी कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसा है वो कि बहुत से कोचेस, ट्रेनर्स और लाइक इवन प्रोफेशनल्स है जो बोलते हैं कि अपराइट रो मत करो, क्योंकि काइनेसोलॉजी के हिसाब से वो पहले तो वो मूवमेंट सही है। ठीक है, समझ गए, यस दैट्स राइट। बट अगर वही चीज़ आप वेट लिफ्टिंग में अप्लाई करो, अपराइट रो, वेट लिफ्टिंग में इट्स द प्राइमरी मूवमेंट, बिकॉज आप क्लीन एंड जग करते हो, राइट? सो व्हेन यू क्लीन द वेट यू गोटा गो फ्रॉम हियर टिल हियर, राइट? ये मूवमेंट के अंदर क्या कर रहे हो? फर्स्ट पुल इज ऑफकोर्स तुम हाथ से नहीं उठा रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग द आर्म्स, बट आप क्या यूज़ कर रहे हो? द मूवमेंट, यू आर मिमिकिंग द मूवमेंट, यू आर यूजिंग मोर ऑफ द लेग्स का यूज़ ज़्यादा है। बट उसके अंदर जो स्टेबलाइजर्स का वर्क है, मे बी जो प्राइमरी मसल ग्रुप है, जो प्राइमरी मूवर्स जिसको बोलते हैं, उन लोग का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। वो नहीं रहेगा तो आपका डेल्ट फटने के चांसेस और ज़्यादा है, राइट? सो वो स्पेसिफिक हो गया अभी, स्पोर्ट स्पेसिफिक। अब वो टाइम पे बहुत से वेट लिफ्टर्स हैं जिनको अपराइट रो करना रिकमेंडेड है और वो करते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। सो पहली बात, आपको एक्सरसाइज अगर सिलेक्ट करो तो किस लिए सिलेक्ट करना, तो वो अगर चीज़ है मूवमेंट स्पेसिफिक है और स्पोर्ट स्पेसिफिक है तो देन इट मेक्स सेंस। यस, इट मेक्स सेंस, वो सेंस बनाती है वो चीज़। ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक में अगर ना लिखी हो तो वो करना ही नहीं है, तो वो डिपेंड आप किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो। अगेन वो हाइपरट्रॉफी, लाइक अगेन वन एग्जांपल लेते हैं, हाइपरट्रॉफी बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आपको क्वाड्स बिल्ड करना है, क्वाड्स बिल्ड करना है, इंजरी फ्री रहना है, बहुत से टाइम बॉडी बिल्डिंग में इंजरी इज थ्रेट, तो अगर रहना है तो आप स्क्वाट्स मत करो। वेयर जो स्क्वाट है मोस्ट प्रोडक्टिव एक्सरसाइज। मैंने मतलब एक्सटेंशंस, लेग प्रेस ये ज़्यादा मैं करता नहीं हूँ, बट माई क्वाड साइज हैज़ गॉन बिगर, माई ग्लूट साइज हैज़ गॉन बिगर ओनली एंड ओनली स्क्वाट की वजह से। बट यस, अगर हाइपरट्रॉफी के हिसाब से देखा जाए तो आप स्क्वाट स्किप भी कर दो तो भी बन सकता है। डिपेंड्स अगेन द जेनेटिक्स, डिपेंड्स अगेन ऑन व्हाट स्टिमुलेशन हम दे रहे हैं उस चीज़ को। बट इसमें एक फैक्टर ये बार बार ऐड किया जाता है, लाइक स्टेबिलिटी। बराबर, स्क्वाट जो है अनसपोर्टेड कंपाउंड स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। ऑफ कोर्स अगर स्मिथ मशीन पे ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी ऐड होती है, बट व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया में ऐसे कितने जिम्स है जहाँ पर बेटर क्वालिटी इक्विपमेंट्स है? बहुत कम। अच्छा चलो, बेटर क्वालिटी भी है, फॉर यू कैन से इस जिम में अभी हम जहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पर भी एक अच्छी शोल्डर प्रेस मशीन है, बट एक्चुअली उसका जो एडजस्टमेंट है एज पर माई स्ट्रक्चर, मैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसमें। ठीक है, मतलब मैंने भी एक चीज़ यहाँ पे फील की, hamstring, so like basically the brand which is there, it's a copy of Hoist. So hamstring, I don't feel anything on the hamstring when I do hamstring on that moving machine. Rather just but किसी और को वो बहुत बेटर तरीके से हो सकता है, राइट? Exactly. सो मशीन इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, बट वेयर एज फ्री वेट तुम अपने स्ट्रक्चर के साथ, इफ़ यू मास्टर इट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट बिगिनर्स, क्योंकि बिगिनर को टाइम लगता है मास्टर करने को फॉर्मेटिंग, बट वंस यू मास्टर इट
then there is no looking back. बिकॉज जो प्रोडक्टिविटी उसके अंदर है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक चीज़ है, दैट इज लोडिंग. तुम लोड ज़्यादा कर सकते हो. द वे यू लोड. हाँ, यस, द वे यू लोड इट्स प्रिटी डिपेंडेंट हाउ एक्सपीरियंस यू आर, कितना आपने एक्सपीरियंस लिया है, कितने दिन से आप कर रहे हो. जैसे यू सेड कि बिगिनर्स के लिए मे बी सेंस नहीं बनता, बट अगर उस चीज़ को मास्टर कर लिया देन व्हाई नॉट. यस फॉर श्योर. आई मीन कितने तो भी एक्सरसाइजेस ऐसे मैं अभी करता हूँ जो मैं पहले नहीं करता था. थिंकिंग दैट की टेक्स्ट बुक में नहीं है, या फिर थिंकिंग दैट की टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए. बट नाउ यस आई डू इट. फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट्स से सीटेड शोल्डर प्रेस, राइट. सीटेड शोल्डर प्रेस लगे लेट्स से, जैसे आप अगर बेंच कर रहे हो फ्लैट या फिर इंक्लाइन बेंच कर रहे हो, एंटीरियर वैसे भी ट्रेन होता है. ठीक है, ट्रेन होता है, नो डाउट, बट इज इट हेल्पिंग यू टू गिव दैट वॉल्यूम टू द डेल्ट? वो जो कोकोनट डेल्ट आप जिसकी बात कर रहे हो आ रहा है उससे? पर्सनली आई फील नो. यहाँ पे अभी कुछ लोग इस तरीके से मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हम स्ट्रेट टू गो ये बोल रहे हैं कि तुम जो है नॉन सो ऑप्टिमल एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो रहे हो. नहीं, वो टेक नहीं है. एक्चुअली एग्जांपल से समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल एक्सरसाइजेस को चेस कर रहा है, लाइक शोल्डर प्रेस मशीन अवेलेबल है नहीं उसके पास, तो हम उसको ये नहीं कर रहे भाई कि तू सीधा बार उठा और बिहाइंड द नेक बारबेल प्रेस कर. वो बिहाइंड द नेक बाय द वे. हाँ, तो वो नहीं बोल रहे कि हाँ भाई तू जो एकदम बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है उस एक्सरसाइजेस पे शिफ्ट करने से ज़्यादा यू कैन चूज डम्बल्स, है कि नहीं? तो तुम बारबेल फ्रंट प्रेस भी कर सकते हो. बराबर. सो देयर आर सो मेनी सब ऑप्टिमल एक्सरसाइजेस, ओके, विच यू कैन डू, विच हेल्प्स आल्सो. हाँ, और ये एक्सरसाइज तुम्हें लॉन्ग रन में कंसिस्टेंटली गेम में बने रहने में मदद करेगी. जैसे कि अगर समझो कुछ सम रीज़न की वजह से अगर तुम्हें यहाँ से किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ा, वहाँ पे शोल्डर प्रेस मशीन नहीं रहेगी, नहीं है. बट यहाँ पे जो तुमने मास्टर किया है, ठीक है, डंबल प्रेस को, बारबेल प्रेस को, वहाँ पे भी बारबेल होगी. और ऐसी कोई जिम नहीं है जहाँ पर बारबेल और डंबल नहीं होगी. फॉर दैट मैटर मेरे सेम, जैसे कि अभी मैं ये जिम में ट्रेन नहीं करता हूँ, कभी कभार जब मैं इधर आता हूँ तो ही. अभी फॉर जो मेरा स्पोर्ट है पावर लिफ्टिंग के लिए स्पेसिफिक स्पेशल बार्बल्स है, राइट, स्पेशल प्लेट्स है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है. प्लस इवन इफ यू से स्क्वाट ट्रैक, वो भी वैसा नहीं जैसा होना चाहिए. बट फिर भी आई मास्टर डेडलिफ्ट्स, राइट. तो मैं कोई भी बार लाइक आप शिटी से शिटी बार दे दो, आई कैन स्टिल डू इट, राइट. आई डोंट नीड क्या स्पेशल बार चाहिए मेरे को उसके ऊपर ही करना है, नहीं, स्टिल आई कैन डू इट. सेम थिंग व्हाट यू सेड, मास्टर करो फिर करो, देन ऑफ कोर्स यू गोना गेट द बेनिफिट, तो मिलेगा ही. एग्जैक्टली. ये जिम से मतलब आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स कि मतलब मैं ये नहीं करूँगा कि भाई चलो एक मशीन अगर मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है तो जिम ही बुरी हो गई है. नथिंग. आई लाइक द एनवायरनमेंट, फ्री वेट अच्छे है, सब कुछ अच्छा है, एक्सरसाइज बुरी नहीं है. ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. नाउ कमिंग बैक टू द इंजरीज, अब बताओ कितनी सारी इंजरीज फेस की है और कौन सी इंजरीज से रिकवर की है? स्मॉल इंजरीज की बात अगर करेंगे तो वो जो नैगिंग एक्स एंड पेन्स जो रहते हैं जिसको लोग इंजरी बोलते हैं तो वो इंजरीज बहुत सी रह चुकी है. तो नैगिंग पेन्स जैसे लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फेस वो शोल्डर इम्पिंजमेंट, हिप इम्पिंजमेंट, नी इम्पिंजमेंट और नी पेन, बैक पेन, जैसे ये सारी चीज़ें अगर बोलो तो ये चीज़ें पता नहीं कितनी बार हुई, मेरे को तो याद भी नहीं. लाइक हर दूसरे तीसरे महीने में ऐसा मेन पेजमेंट ये वो चीज़ें आती है. लेकिन फिर भी आई नो अभी मैंने इतना उसको चैनलाइज किया है और इतना उस चीज़ को मास्टर किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर मेरे को पता है कि मेरे राइट शोल्डर में पेन हो रहा है तो अब मेरे को ये चीज़ पता है कि मेरे को करना क्या है एग्जैक्टली कि उसको एलिमिनेट करूँ मैं, और एक हफ्ते में वो पेन एलिमिनेट. बिकॉज आई फेस अ लॉट ऑफ द इशू. मतलब हर फिजियो के पास जाके आए मैं अच्छे से अच्छे, वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी. आई वुड ऑनेस्टली से दैट कि हाँ फिजियो हेल्प्स टेम्परेली, बट वो अगेन जो चीज़ है कि स्पेसिफिकली पर्सन टू पर्सन इशू स्पेसिफिक हो सकते हैं. ओके, तो अभी जब आप फिजियो के पास जाते हो, बड़ा फिजियो किसी का भी नाम ले लो, कोई कंपनी का भी नाम ले लो, तो वो लोग क्या करते हैं, हाँ आप आए हो, आपका केस है, वो ले लेंगे. ओके, अब वो लोग के पास टीम है, वो मेन लाइक इफ़ यू आर द मेन फिजियो तो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, पहले टीम देख रही है.
मतलब वो लोग पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में द ट्रिक इज की फिर तुम डॉक्टर के पास जाओगे, मेन डॉक्टर के पास, एंड द मेन डॉक्टर डजंट इवन कंसल्ट यू फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं दे रहे वो। ओके, वो बोलेंगे हाँ ठीक है ये इशू है तो आपके इतने सेशंस होने चाहिए, आप इतने सेशंस में आओ, आपका इशू क्लियर हो जाएगा। देयर इज़ नो पर्सनल अटेंशन, पहली बात। ओके, तो इसकी वजह से लोगों को वो चीज़ फिगर आउट करते नहीं आती है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कोई इवन आप फिजियो के पास जाओ, बहुत कम फिजियो ऐसे जो बोलेंगे ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको ये करना है एग्जैक्टली इसके लिए। रीज़न क्योंकि क्लाइंट बना रहना चाहिए सेशंस टू सेशंस। और जो भी ये इंजरीज है, मतलब कंसिडरिंग द रीज़न बिहाइंड इट, आपको क्या लगता है मतलब कि इसके पीछे का रीज़न सिर्फ फ्री वेट ट्रेनिंग हो सकती है क्या? बिकॉज यू आर करेंटली डूइंग पावर लिफ्टिंग स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग। ओके, फ्री वेट अभी आई स्टार्ट द टॉपिक अगेन जहाँ से मैंने छोड़ा था उसको। तो छोटी जो वो ये छोटे नहीं एक्स एंड पेन्स लोग बोलते कि हमको ये इंजरी, शोल्डर इंजरी हो गई है, हालांकि वो जस्ट पेन है। इंजरी तुम किसको बोलोगे? पहली बात ये समझ लेते हैं, इंजरी इज समथिंग गेटिंग डैमेज्ड, समथिंग गेटिंग worn out, समथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड आउट ऑफ द बायोलॉजी। जो चीज़ बायोलॉजी के फिजियोलॉजी, जो चीज़ फिजियोलॉजी के फिजियोलॉजी से एबनॉर्मल लग रही है, टूट चुकी है, डैमेज है, रप्चर है, तो आप उसको इंजरी बोलोगे, राइट? नाउ द थिंग इज़, ये छोटे एक्स एंड पेन्स ये इम्बैलेंसेस की वजह से, टू बी ऑनेस्ट, वीकनेस, इम्बैलेंसेस। ओके, इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है? एक तो आपके कहीं रेस्ट एंड रिकवरी भी हो सकता है, न्यूट्रिशन भी हो सकता है। ऑफ कोर्स, वो तो इंटरनल फैक्टर है। मैं एक्सटर्नल फैक्टर की पहले बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ गया? फर्स्ट, यू हैव समवेयर वीकनेस, ओके, एंड समवेयर टाइटनेस। लाइक लेट्स से अगेन राइट शोल्डर में पेन है, तो आपका राइट ट्रैप टाइट होने ही वाला है, और जो मिड ट्रैप है दोनों साइड का एंड पोस्टीरियर डेल्टा एंड द स्कैपुलर मसल वीक है। इसकी वजह से वो लोडिंग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका पोस्टीरियर चेन उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि पोस्टीरियर चेन में लार्जर मसल एक्टिव है जो कि ट्रैप और लेट से, बाकी की मसल एक्टिव नहीं है। इसकी वजह से वो पेन होने वाला, तो ओवरलोड किधर हो गया? सामने की ओर, या तो जॉइंट्स पे हो गया, इसकी वजह से आपको शोल्डर पेन होगा। स्पेसिफिकेशन है, कोई भी शोल्डर पेन हो सकता है। ओके, नाउ द अदर थिंग, जो क्वेश्चन तुमने पूछा कि मेजर इंजरीज की कंपाउंड मूवमेंट से, या तो स्पेसिफिक है कि फ्री वेट से ही हो सकता है क्या? नो, स्पेसिफिकेशन तो नहीं, बिकॉज क्योंकि कई सारे केसेस है। मे बी आप ये वीडियो में डाल देना जब एडिट कर रहे हो, मैं एक वीडियो भेजूंगा जिसके अंदर देयर वाज वन बॉडी बिल्डर हु वाज डूइंग अ स्क्वाट विद द रैप्स ऑन। ओके, ये भी चीज़ ध्यान में रख कि लोगों को लगता है स्लीव्स डाल दिए, रैप्स डाल दिए तो इंजरी का रिस्क कम हो गया। ओके, सो रैप्स ऑन, स्मिथ मशीन पे स्क्वाटिंग विद 4 प्लेट्स, बॉडी वेट उसका है 105 110, मे बी मोर, आई डोंट नो। फिर भी व्हेन ही सैट इन द स्क्वाट, 2 रैप 3 रैप, 4th रैप को जब ही सैट कमिंग अप, बुम बुम, दोनों नी पॉप, और सीधा इंजरी में क्या था? क्वाड टेंडन टोन फुल्ली ब्रेक डाउन, यहाँ से अलग, क्वाड टेंडन नी से अलग हो चुका है। ओके, तो ऐसे टाइम पे आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि फ्री वेट से हुआ, क्योंकि वो तो ये कर रहा था स्मिथ मशीन पे, तो भी फट गया। देयर आर सो मेनी पीपल जो स्मिथ मशीन पे भी डैमेज हो चुके, नी इंजरी स्पेसिफिकली विद द स्क्वाट। तो ये तो नहीं बोल सकते। दूसरी बात व्हिच यू सेड, रेस्ट रिकवरी। अब ये ऐसा क्रूशियल फैक्टर है जो लोगों को समझ में नहीं आता। ओके, बहुत बाद में समझ आता है। यस, आई वुड से जो मेरा रीसेंट इंजरी था, द क्वाड टेयर जो हुआ था, तो आई टॉक अबाउट दैट ऑल्सो कि कैसे हुआ, क्या हुआ, जहाँ पे मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को इवेल्युएट किया, तो मेरी एक ही चीज़ ध्यान में आई कि यस, आई वॉज पंपिंग सो मच, वीकली प्रोग्रामिंग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया मेरा, जहाँ पे क्योंकि मेरे कॉम्पिटिशन प्लान नहीं था। डोंट यू थिंक कि ये जो इंजरी है सडनली आउट ऑफ द ब्लू नहीं होती है? देयर इज ऑलवेज अ साइन, इट वर्क्स लाइक डोमिनो इफेक्ट, कि तुमको वहाँ पे उस एरिया में इन्फ्लेमेशन फील होगा, वो साइन देगी कि हाँ तुमको इनफ टाइम दे। 110% ये चीज़ है कि इंजरी आउट ऑफ द ब्लू नहीं होती है। कोई पेन, कोई टाइटनेस, कोई ना कोई साइन आपको मिलेगा ज़रूर, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि वो पार्ट उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए ना। इसमें
टू द सरप्राइज मेरे को ऐसा चीज़ उस दिन कभी हुआ नहीं, ये क्योंकि अगर मेरे को होता तो मैं वो 280 स्क्वाट अटेम्प्ट करता ही, राइट। सो जिस दिन ये कॉर्ड टूटा उस दिन आई वॉज एट माई पीक, आई वुड से प्रॉपर स्लीप, आई वोक अप विथ नाइस 10 hours sleep, fresh as the air, I was feeling proper pre-workout meal, पिछले 3-4 दिन से भी स्लीप अच्छी है, अच्छे मील्स हो चुके, सब कुछ रिकवरी, नो सोरनेस, नथिंग, कुछ भी नहीं लग रहा, नो डिहाइड्रेशन फीलिंग, कुछ नहीं। बट दिस आई डोंट नो हाउ, अगर इस चीज़ को अगर देखा जाए कि कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो प्री साइन, कोई नहीं, फिर भी कैसे टूटा, तो रीज़न एक ही हो सकता है कि क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने जो बोला था चीज़, जब उन्होंने खोला कॉर्ड को, तो मेरे को एक चीज़ उन्होंने बोला कि योर मसल बेली नीचे की तरफ थिन है, ऊपर की तरफ थिक है, जहाँ से टूटा बेसिकली, जहाँ से वो फटा वहाँ पे छेन है। तो अब थिन मे बी बिकॉज आई वॉज पुशिंग टू माई स्क्वाट, क्योंकि मेरे को वो 300 का नंबर ब्रेक करना था बाय द ईयर एंड, और उसके अंदर क्या हुआ कि एक कंपटीशन आ गया जो मेरे को, मैंने सोचा कि हाँ चल ठीक है, इसके अंदर मेरा ट्रायल PR मैं कर सकता हूँ, तो उसकी वजह से मैंने प्रोग्रामिंग चेंज कर दी। सो जो स्क्वाट मेरा 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आना चाहिए था, मैंने उसको पहले ही आई वुड से CNS रिकवरी तो हो चुकी है, मस्कुलर रिकवरी पूरी नहीं। दूसरी चीज़ बट आई वुड ऑल्सो से कि स्ट्रेंथ इतना रैपिड बढ़ रहा था, मसल इतना रैपिडली बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ फास्ट एंड्रोजन यूज़, ओके, तो उसकी वजह से मैं भी समझ में नहीं आया कि देयर इज़ अ मसल हीलिंग को उतना टाइम नहीं मिला। तो आई वुड स्टूड, मैं फिर भी उस स्क्वाट को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने उस चीज़ को इवैल्यूएट किया रहता तो स्क्वाट का कुछ लेना देना ही नहीं उसका, राइट। सो दैट्स द थिंग। बट प्री साइन के बारे में, मैंने जो पहले एक जो वार्म अप सेट, जो लास्ट वार्म अप सेट था, उसके अंदर स्लाइट नैगिंग था मेरे राइट साइड पे, जो लगा मेरे को ऐसा थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन उसके बाद मुझे 5 मिनट का ब्रेक लेके देन आई ट्राइड एंड जस्ट लाइक थोड़ा सा वेट से स्क्वाट किया, तो उसमें को कुछ करने लगी। फिर दिन जो पूरा लोड आया वो 280 वाला, एंड आई सैट इन 280, लाइक वो आवाज़ आई है, फटा है वो पेपर की तरह, बाप रे। सो वो आवाज़ अभी भी मैं जब स्क्वाट करता हूँ तो मेरे को फियर है, वो आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा फिर जाने के लिए, लेकिन जैसे मैं नीचे जाता हूँ वो बॉटम रेंज में मेरे को ऐसा लगता है कि अभी गया। सो दैट्स द थिंग, अभी पता नहीं वो स्क्वाट बिल्डअप करने को मेरे को कितना टाइम लगेगा, बट हाउएवर दैट्स द थिंग, और इट जस्ट पॉप्ड। नहीं, ये चीज़ ना, मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ, बहुत पहले समझ चुका हूँ कि कोई भी इंजरी ना आउट ऑफ द ब्लू कभी नहीं होती, और जैसी मुझे फील होता है ना, वो लाइट स्ट्रेन, चाहे शोल्डर हो, लोअर बैक हो, कुछ, आई टेक 2 स्टेप बैक। एग्जैक्टली, भले ही वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से, आपके वर्कआउट रिजिम के हिसाब से वो दिन आपको उतना वेट उठाना है या लेना है, आपको जितने रेप्स करने हैं, अगर बॉडी आपको कोई साइन दे रहा है, छोड़ो। वही मुझे वही समझता नहीं कि दीज पीपल क्या करते, वो उन कोचेस को फॉलो करते, वो क्या करते, एक साथ पूरा ऐसा स्प्रेडशीट बना देते 4 महीने का, और टू लुक प्रोफेशनल, हाँ भाई, चाहे धूप हो छाँव हो, तुझे ये चीज़ फॉलो करनी है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। नहीं, मतलब तुम्हें कई बारी पीछे स्टेप बैक लेना पड़ता है, तुम्हारे एंड्रोजेंस भी चेंज होते हैं, तुम्हारे डोसेज चेंज होते हैं, तुम्हारा हर चीज़, न्यूट्रिशन, हर चीज़ चेंज होता है। तो बीच में कोचेस ने भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, एथलीट्स ने भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, उसके लिए कोचेस ने अवेलेबल रहना चाहिए। हाँ, उसके लिए कोचेस ने अवेलेबल रहना चाहिए, बिल्कुल। अभी तो पहली चीज़ की, जब अभी किसी को कुछ है, मतलब कितने कोचेस है कि वो जो जिनको प्रेप करा रहे फॉर एनी स्पोर्ट, तो वो लोग कितना, उनका बहुत कम है, हैंडफुल जो कि प्रॉपर फॉलो अप ले रहे एंड दे आर देयर, वो वहाँ पे है अपने एथलीट के लिए, और प्रॉपर नहीं तो यू नो ऑलरेडी कि बस एक प्लान बना के दिया, 3 महीने का एक स्प्रेडशीट पे डाला है, देख एंड देन लाइक हाँ हो गया, बस वर्कआउट अपलोड करो, हो गया, ख़त्म। बट दैट्स नॉट द वे, यू हैव टू इवैल्यूएट कि तुमको देखना है कि आज इसको क्या फील हुआ, कैसे लगा है, क्या हुआ, स्लीप है नहीं है, ये स्पेसिफिकली प्रेप जोन में, फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ निक वॉकर जो लास्ट टू लास्ट मिस्टर ओलंपिया था, जस्ट राइट ऑन द ओलंपिया के पहले हैमस्ट्रिंग फट गया, राइट। अब किस रीज़न से, आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं हो सकता, राइट। ही वॉज गेटिंग सो ड्राई, राइट, एंड वाइट
लोडिंग चेंज हो गया उसका बराबर। मैं भी चलो, मैं कोच को भी इस वक्त पे ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि वो ध्यान भी दे रहा था नहीं दे रहा था, अपने को कुछ पता नहीं। ओके, तो आउट ऑफ द ब्लू तो हुआ नहीं है, कोई ना कोई और एक चीज़- साथ इतने सारे एथलीट्स भी छोड़ करके गए आफ्टर निक वॉकर, उस XYZ क्योंकि- कोच को। क्योंकि वो रीज़न वो वैसे ही लगेगा ना आपको, अगर देखो कोई नहीं, मुझे एक्चुअली ये लगता है ना कि उस कोच का तो पता नहीं, निक वॉकर के कोच का, बट आई थिंक इसकी आज के डेट में हर एक या फिर मोस्टली जो भी सारे कोचेस है ना, दे ओन UGL, क्या चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। एंड वो मेरी कुछ प्रो एथलीट से भी बात हुई इस बारे में फ़ोन पर, और उन्होंने सिर्फ यही रीज़न बताया मुझे उनके कोचेस को छोड़ने का कि उनका कोच जानबूझ करके लोड पुश कर रहा है, एनाबॉलिक लोड। और वो भी अगर समझो एक पर्टिकुलर UGL है, उसका मुझे कैरियर ऑयल सूट नहीं होता है, और अगर वो मेरे कोच का ही हो, ठीक है, इवन इफ़ आई से कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नई लैब नहीं यूज़ करना है, ये UGL का कुछ नहीं यूज़ करना बस मेरा हाँ स्टिल दे फोर्स इट, क्योंकि वो उनका है। हाँ। एंड इमेजिन दिस इज हैपनिंग एट प्रो लेवल, तो एमेच्योर्स का तो छोड़ ही दो, और इधर लोकल पे तो बात ही मत करो। हाँ, बात ही मत करो। अभी जस्ट कुछ देर पहले एक बंदा आया था, लाइक सर आप गाइडेंस करते हो क्या फॉर साइकिल दिस दैट, मतलब या दैट इज़ अ थिंग, बट हम लोग डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो इज़ लाइक सर वो फिर प्रोडक्ट्स का कैसे है, क्या करेंगे? मैं बोला सी मैं प्रोडक्ट बेचता नहीं, अगर आपको चाहिए मैं बस कांटेक्ट दे सकता हूँ, आप मंगाओ जहाँ से आपको करना। दैट्स नॉट माई थिंग, माई थिंग इज़ टू कोच। नहीं, इसके ऊपर भी एक चीज़ है कि इंस्टाग्राम पे आजकल UGL के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। मतलब यार ये सोचने वाली बात है कि कोई रेप्यूटेड UGL या फिर कोई डीलर क्यों लाइमलाइट में आना चाहेगा। मोस्ट ऑफ द डीलर्स एंड UGLs जो होते हैं वो ये रहते हैं कि भाई हमको शैडो में ही रहना है, वो ये करना है। उनको अपना जो भी वर्क है जो लेजिट है उसके ऊपर भरोसा रहता है कि भाई हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, ना शेडी पैकेजिंग की ज़रूरत है, ना शेडी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और ये सच में अंडरग्राउंड लैब्स का एक चीज़ है दैट दिस इज़ द ओनली वन थिंग कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हाँ, और कोई भी चालू कर सकता है। सो उसकी वजह से दैट इज़ थिंग, वो एक चीज़ बन जाती है कि ओके मैंने चालू कर दिया ना, अभी मैंने क्यों चालू किया, रीज़न क्या है सबसे पहले? क्योंकि वो बिके। कोई भी प्रोडक्ट आप जब चालू करते हो या फिर कंपनी चालू करते हो या ब्रांड चालू करते हो, सबसे पहले चीज़ सेल्स। अगर सेल्स नहीं तो क्यों चालू कर रहे हैं? अपन चैरिटी कर रहे क्या? चैरिटी के रीज़न के हिसाब से तो कोई नहीं चालू कर रहा। तो UGL किसी ने चालू भी किया तो अभी उसको तो एटलीस्ट उसके पास जो एथलीट्स है वो उसको तो देगा ही देगा 110%। अभी सेल बढ़ाना है तो फिर वो देते जा रहे। दैट इज़ द रीज़न कि वो मे बी उसका। बट अभी चलो वो दूसरा कंप्लीट आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक हो गया प्रोबेबली। बट हाउएवर कमिंग बैक टू द सेम थिंग अगेन कि इंजरी जो है जहाँ पे फैक्टर आता है, फैक्टर जो हम फोकस नहीं करते जिसके ऊपर, या लोगों को समझ में नहीं आता कि इसकी वजह से जो हो सकता है। फर्स्ट थिंग आई विल ऑलवेज से दैट इज़ मेंटल स्टेबिलिटी। ओके, अगर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है योर स्लीप पैटर्न विल गेट डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब। अगर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है ईटिंग पैटर्न विल गेट डिस्टर्ब। कुछ लोग दे स्टार्ट हॉगिंग ऑन द फूड, सो मैक्रो इम्बैलेंस हो गया। ओके, और हमेशा जब भी दे हॉग ऑन द फूड इट्स अ क्रैप फूड, मतलब प्रोसेस फूड रहेगा। तीसरी थिंग स्लीप नहीं है तो देर इज़ नो रिकवरी टाइम फॉर द बॉडी। इफ़ देर इज़ नो रिकवरी टाइम फॉर द बॉडी यू विल जस्ट गोना टेयर एवरीथिंग अपार्ट। ओके, चौथी चीज़ जो अपन उसके बारे में बात करेंगे तो मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से हो सकती है, दैट इज़ एलिवेशन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन गिर गए तो तेरा एनाबॉलिक रेट सप्रेस कर देगा, चाहे कितना भी एनाबॉलिक साथ डालो, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जो लेने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं करते उसको। रीज़न यही है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स ऊपर है और उसकी वजह से जो मेटाबॉलिकल रेट में डिस्टर्बेंस होता है वो भी है। दूसरा आपके जो पेरेंट हार्मोन्स है जो मेन एनाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। दूसरी और एक बात, पांचवी चीज़ जो कि प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए, which also builds the strength. Protein synthesis, the rate will go down. Protein synthesis का रेट कम हो गया तो सब चीज़ें falling apart. ये चीज़ तो सब so either stable रहा सब कुछ stable। Like you also said
जो चीज़ हम लोग डिस्कस, अभी वो तो यहाँ पे नहीं है चलो, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इन फ्यू डेज यू आर फीलिंग सो गुड बिकॉज योर स्लीप इज सो गुड बिकॉज ऑफ सम रीजन, राइट? यू आर नॉट ओवर थिंकिंग, सो योर प्रोडक्टिव लेवल इज गॉन अप. तुम ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा प्रोडक्टिव लेवल बढ़ गया, राइट? तुम वो चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो जो कि ज़रूरी नहीं है. मतलब आपको जो चीज़ अपना अटेंशन डिजर्व नहीं करते उस पर ध्यान नहीं देंगे अपन, तो स्ट्रेस लेवल देखो कहाँ जाए. आई मीन मतलब इसको ना मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने स्ट्रेट कर दिया है कि भाई इंजरीज आउट ऑफ द ब्लू हो जाएगी अगर तुम मशीन से फ्री वेट पे आओगे. आई लाइक टू मतलब आउट ऑफ द इसको ना कंक्लूड ऐसे करना चाहूँगा मैं कि यार देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स, लाइक एनवायरनमेंट, तुम्हारा सेटअप क्या है, हाँ वो कोल्ड एनवायरनमेंट है कि वार्म है कि क्या है, तुम्हारे जिम का एटमॉस्फेयर कैसा है. इट कैन ब्लो अप एनीथिंग एनी टाइम, राइट? कुछ भी हो सकता है ना. तुम्हारा सेटअप कैसा है. अगर आउट ऑफ द ब्लू इंजरी की बात करें तो ज़्यादा करके स्पोर्ट्स में होती है. हाँ, व्हेन यू ट्राइंग टू पुश योरसेल्फ, लाइक फॉर एग्जांपल यूएफसी सबसे ज़्यादा प्राइम एग्जांपल है उसका, ओके? या फिर कोई भी फील्ड स्पोर्ट ले लो, कभी दैट इज़ मेनली कॉम्बैट स्पोर्ट, फील्ड स्पोर्ट सबकी बात, दैट इज़ मेनली एक्सीडेंट. वो एक्सीडेंट है तो वो इंजरीज अलग है, बट जो इंजरीज हम ओवर द टाइम विथ लोड डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ें हमेशा प्री साइन देने वाली. अभी जैसे ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए हैं, 110 डेज, आई एम स्टिल काउंटिंग. आज कितनी तारीख है? 29. ओके, इट्स एग्जैक्टली 110 डेज जब मेरी इस क्वाड की सर्जरी हुई थी. सो अभी सर्जरी हुई भी क्यों उसके ऐसा. सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इसमें ये एक फैक्टर भी आता है ना कि तुम किस रेप रेंज में भी ट्रेन कर रहे हो. यस, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टाइल पे. अभी एक बंदे का मुझे कमेंट आया कि तुम जो शोल्डर प्रेस कर रहे हो उसमें तुम्हें इंजरी हो सकती है डंबल प्रेस में. हाँ, बट वो मैं 9 रेप मैक्स 10 रेप मैक्स का वेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें जो इंजरी के चांसेस है एज कम्पेयर टू 1 रेप मैक्स बहुत कम है. बहुत कम है. अब ये सोचो लाइक 40 किलोस पे आप कर रहे हो, हाँ बराबर. हाँ इसको आप एलिवेट करके 60-65 पे ले जाओ, यस, हाँ, देयर इज अ रिस्क ऑफ इंजरी बिकॉज Yes. उस पे 1 या 2 रफ जाएंगे मैक्स. पर मैं करूँ क्या, मेरा गोल ही नहीं है वो. शोल्डर कैप्सूल पूरा फट जाएगा. हाँ, और ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ही क्या है. हमारा मेन गोल क्या था? हाइपरट्रोफी. हाँ 9 रेप्स अगर तुम 40 से कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? वो वेट लाइट है, सब ऑप्टिमल है. हाँ, बराबर, सब ऑप्टिमल, सब मैक्सिमल वेट है, तो दैट्स एंड ऑफ स्टोरी. खत्म बात. एंड ऑफ स्टोरी. तो यही लोग भी चीज़ समझ में नहीं आती कि आप अगर कर भी रहो कोई एक्सरसाइज है जो टेक्स्ट बुक में बोलते हैं कि नहीं है, बट मोमेंट स्पेसिफिक है या स्पोर्ट स्पेसिफिक है, वो सम टाइम पे इट मेक्स सेंस. ओके, अगर मैं भी पहले शोल्डर प्रेस नहीं करता था, लेकिन आई स्टार्टेड नाउ एंड आई कुड सी द स्टेबिलिटी इन माई बेंच प्रेस. आई कुड सी द स्टेबिलिटी इन माई बेंच प्रेस. दूसरी बात, बहुत सारे आइसोलेशन एक्सरसाइजेस थे जो मैं नहीं करता था फॉर द बैक, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ था, शोल्डर इम्बैलेंसेस, ट्रैप इम्बैलेंसेस, जिसकी वजह से द लेफ्ट साइड आई हैड अ माइनर पेक टेयर हुआ था लास्ट ईयर ऑन द सेम. बट अभी भी इसका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है. मतलब इट वाज ग्रेड 1 पेक टेयर, तो उसके लिए कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं थी, तो वो अपने आप हील हो गया. लेकिन अभी भी देयर इज़ वन स्पेसिफिक रेंज जिसके नीचे ये नहीं जा पाता. लाइक यू कुड ऑल्सो सी ये दिस पार्ट, राइट? इट्स अ डिप हियर, दैट डिप इज़ नथिंग बट दैट्स द सेम थिंग. सो वहाँ पे अभी वो मसल फाइब्रोस्ड हो चुका है. तो जितना थोड़ा बहुत टूटा था, बॉडी ने अपने आप उसको फाइब्रोस्ड कर दिया. तो अब वो इट्स लाइक वन फैसिकल, इट्स मेड आउट ऑफ इट. तो वो चीज़ उधर ही. आई थिंक इज़ वही चीज़ कि वो एक्सरसाइजेस कंट्रीब्यूट करते हैं इनफैक्ट बड़े एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने में. फॉर एग्जांपल अगेन वो तुम स्ट्रेट आर्म पुल डाउन ले लो फॉर द बैक, सुपर फॉर द लैट्स, सुपर. मतलब आई एम टॉकिंग दिस थिंग जब मैं उसको करवाता ही नहीं था या मैं खुद नहीं करता था. जब मैंने करना चालू किया, जब मेरा लैट एंगेजमेंट, बैक एंगेजमेंट बढ़ा, स्टेबिलिटी आई कुड फील एंड आई कुड सी द डिटेलिंग ऑल्सो इन द बैक. इट वर्क्स, यस इट वर्क्स. और बहुत सी सारी चीज़ें जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, ऑफकोर्स पर्सनल ट्रेनिंग बुक्स में नहीं है वो चीज़. नहीं, पर्सनल ट्रेनिंग हम खुद कोर्सेज करके बैठे हैं, हम खुद बोल रहे हैं और किसने बोला. लाइक कितने सारे कोर्सेज तो मेरे हो चुके हैं. तो मैंने ऑलमोस्ट 3-4 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के कोर्सेज कर रखे. उसके बाद देन वो मैंने अप्लाई करना चालू किया, ऑफकोर्स क्योंकि किया है तो तुम अप्लाई करोगे, राइट? बट देन आई रियलाइज दैट इट इज़ फॉर जनरल पॉपुलेशन. पर्सनल ट्रेनिंग इज द सब्जेक्ट मेड
फॉर द जनरल पॉपुलेशन। एग्जैक्टली। अब मैंने भी जो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से किया पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स, डिस्टिंक्शन के साथ अच्छा स्कोर भी किया, बट द थिंग इज़ जो मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन दैट। तो मैं उससे ऐसा चिपक तो नहीं सकता, नहीं भाई वहाँ पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया, ये किया, तो नहीं मैं वही फॉलो करूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये मैंने काफ़ी टाइम तक किया था कि ये फॉलो करूँगा, लेकिन बाद में मेरे समझ में आया कि नो, द केस स्पेसिफिकेशन ट्रेनिंग होना चाहिए। दूसरी बात कि ऑफकोर्स तुम हुक टू नहीं हो सकते उस चीज़ को, आपको देखना पड़ेगा कि किस रीज़न के लिए हम ट्रेन कर रहे हैं। जनरल पॉपुलेशन के लिए मे बी ऑफकोर्स वो एप्लीकेबल है, बट जब स्पोर्ट्स में जाता है, किसी भी स्पेसिफिकेशन में जाता है, तो देन यस यू विल हैव टू इवॉल्व। जैसे मेनली अपन बात करते हैं रेयर डेल्ट ट्रेनिंग की, जो कि पर्सनल ट्रेनिंग में सिखाया नहीं जाता। कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस नहीं है जो तो वो लोग क्या बोलते हैं, आप जस्ट रोइंग करो, रेयर डेल्ट ट्रेन हो जाता है। बट लेट्स से अगर आप किसी स्पोर्ट में हो जहाँ पे एंटीरियर मसल्स इतने यूज़ हो रहे हैं, तो ये बस ये करने से वो रेयर डेल्ट आइसोलेट होता ही नहीं, पहली बात, क्योंकि इट इज़ कॉम्बिनेशन वाला एक्सरसाइजेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द मसल ग्रुप कम्स दैन। और छोटा मसल लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं कि यार बॉडी बिल्डर आजकल आज की डेट में कि ईजी टारगेट हो गया है कि भाई चलो कुछ भी हो गया, नहीं क्या बॉडी बिल्डर को क्रिटिसाइज़ करो। अब जैसे रियर डेल्ट का ले लो, बॉडी बिल्डिंग में तो हर एक मसल पे काम करना पड़ता है, बट कोई भी इस फैक्ट से जो है ना भाग नहीं सकता कि बॉडी बिल्डर आज इस इंडस्ट्री का फेस है। चाहे किसी को भी जिम ओपन करना हो या कुछ भी करना हो, बॉडी बिल्डर वहाँ दिखता है सबसे पहले, कुछ भी हो चाहे। और वही एक चीज़ है, अब धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है कि पीईडीज हर एक स्पोर्ट में यूज़ होते हैं, नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग। तो शायद वो अवेयरनेस आगे और बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा, बिकॉज रीच ऑफ सोशल मीडिया बढ़ रहा है। अपने जैसे और लोग आगे आ रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। पहले लोग नहीं करते थे, मतलब अंडर द टेबल चीज़ें चलती थी। अब नाउ पीपल आर एटलीस्ट ये अब्जॉर्ब करना चालू किया कि यस है और हम कर पाते। अभी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते, नहीं बोलते सामने से, बट हो जाएगा सम टाइम। लाइक ऑफ कोर्स वी आर 10 years बैक, वी आर 10 years बिहाइंड, बट हो जाएगा। दैट्स द थिंग। नाउ वही चीज़ है, पीईडीज एंड ऑल ये सारी चीज़ें अगर बात करें, हाउ मच दैट प्लेज अ रोल, कितना वो रोल प्ले करता है आपकी इंजरीज में। ओके, नाउ पहली चीज़ जब मैं जब डॉक्टर के पास गया था, जी कॉर्ड फटा हुआ है पूरा, इसका मेनिस्कस टूटा हुआ। सो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑफकोर्स सर्जरी तो लगेगी। यस, तो नाउ ही सेड कि पहले तो ओके बिकॉज ऑफ द ओवर यूज़ हो गया है, या तो बिकॉज ऑफ द लोड, क्योंकि जब उन्होंने बोला हुआ कैसे, तो मैं बोला ऑफकोर्स आई वाज डूइंग 280 किलो स्क्वाट, सो टूट गया। तो उन्होंने बोला कि ओवरलोड की वजह से हो गया। तो फिर मैंने ये पहले अपॉइंटमेंट में मेंशन नहीं किया था। सेकंड अपॉइंटमेंट में जब मेरे को एस्पिरेशन करना था, एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ब्लड आपके जॉइंट्स के आसपास रहता है, जो जमा हो मसल टेयर होने के बाद ऑफकोर्स ब्लड निकलेगा वहाँ से, तो जमता है, तो उसको बाद में निकालना होता। सो वो जॉइंट एस्पिरेशन के लिए जब मैं गया था, तो उन्होंने सब ब्लड वर्ड निकाल दी। तो फिर मैंने तब बोला था कि उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा, यू गुड विद द लाइक फाइन विद द नीडल और नो? तो आई जस्ट आंसर्ड हिम, आई एम वेरी फ्रेंडली विद द नीडल, लाइक इट्स एवरीडे जॉब। सो देन आई वाज लाइक हाउ? I'm on TRT, right? तो was like, oh, okay. Then he did the procedure and all. जब वापस कंसल्टेशन के लिए बैठा, so then he said कि मोस्टली द रीज़न है कि स्टेरॉइड्स की वजह से आपका इंजरी हुआ, या तो कॉर्ड टूटा है, जो भी है, तो मसल क्वालिटी उसकी वजह से ख़राब हो गई। अब जब सर्जरी हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, सर्जरी के बाद देन डॉक्टर केम टू विजिट इन माई रूम एंड देन वापस उन्होंने बोला कि यस एवरीथिंग वाज गुड, सर्जरी अच्छी थी, बस आपको मसल क्वालिटी इंप्रूव करनी है और लाइक हैव मोर प्रोटीन डाइट, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। ओके, हैव मोर प्रोटीन डाइट एंड स्टॉप टेकिंग स्टेरॉइड्स। दैट इज द लास्ट लाइन, व्हिच इज स्टॉप टेकिंग स्टेरॉइड, बिकॉज उसकी वजह से आपका मसल क्वालिटी गिर गया था, राइट? तो मैं बोला हाउ, लाइक एक्सप्लेन मी। बस मैंने इतना ही पूछा कि कैसे हो सकता है, अगर हुआ तो फिर देन आई कैन टेक केयर ऑफ दैट थिंग। बट नो, देयर इज लाइक अ लॉट्स ऑफ फाइब्रोसिस अराउंड योर मसल, ओके, एंड मसल क्वालिटी इज बैड। मैं लाइक होल्ड ऑन, देन हाउ कम देयर इज दिस मच ऑफ वॉल्यूम, राइट? सो ही सेड कि फाइब्रोसिस है वो। मैं बोला यस डॉक, फाइब्रोसिस ही होना चाहिए। फाइब्रोसिस इज बेसिकली कि एक्सटर्नल मैट्रिक्स जो रहता है, फ्लूइड जो रहता है, जिसके अंदर योर फैट एंड ऑल एवरीथिंग कम्स इन दैट, so that's the thing. Okay, so he said that there is lots of fibrosis around your muscles. Like yes, it's supposed to be because anabolic use में fibrosis होता ही है, क्योंकि मसल में वॉल्यूम कहाँ से आता है? बिल्कुल।
सो दैट्स फाइब्रोसिस हैज़ टू बी देयर. देन द रीज़न इज़ लाइक नो, उसकी वजह से मसल क्वालिटी ख़राब हो गया आपका. बोला ओके ठीक है चलेगा. तो देन आई डेंट पे मच ऑफ अटेंशन. एंड एवरी विजिट जब भी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर ने हर बार मेरे को बोला कि डोंट यूज स्टेरॉइड्स. तो देन इज़ लाइक बिकॉज ही उसको पता था कि मैं करेगा ही करेगा. नाउ द थिंग इज़ कि वॉज इट रियली अ रीज़न कि स्टेरॉइड की वजह से हुआ. अभी ये चीज़ बताओ, चलो मैं ये भी कंसिडर कर सकूँ कि जब आप हाईली रिएक्टिव DSTs लेते हो तब इंजरी रिस्क बढ़ता है. हाँ ओके बढ़ता है बट मैंने तो ली भी नहीं राइट. तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से. अब प्रोलॉन्ग यूज़ किसको बोलेंगे? जब आप किसी भी चीज़ को चलाते हो या वो चीज़ आपके साथ है हो रही है पिछले 5 साल या उसके ऊपर 4 साल 5 साल के ऊपर, तो वो क्रॉनिक, सॉरी उन्होंने वर्ड यूज़ किया था क्रॉनिक. तब आप बोल सकते हो कि वो क्रॉनिक है. ओके मेरे को TRT करते हुए ही वो टाइम ऑलमोस्ट 1.5 साल या फिर 1.5 साल से थोड़ा ऊपर हुआ. तो क्रॉनिक तुम नहीं बोल सकते. डोसेज कितना? 250 mg मैक्स. एक ही ब्लास्ट किया था या 2 ब्लास्ट किए थे, मे बी उसके अंदर 500 वॉज द मैक्स. एंड जब ये इंजरी हुआ तो मैं डोसेज बोला 200-250 mg. With that, maybe there is one DHT was there, Anadrol. So I thought कि उसका ऐसे हुआ रहेगा. But Anadrol को भी लेते लेते मेरे को 12 दिन हुए रहेंगे. अब 12 दिन में ऐसा नहीं कि ये सब हो जाएगा और मैं वो पूरा फाड़ दिया मसल क्वालिटी 12 दिन में कम हो जाए. राइट. एनाड्रोल को बोला गया बहुत बार कि वो मसल इंजरी के एनी इंजरी के लिए, कनेक्टिव टिश्यू इंजरीज के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है. यस है, लेकिन उसका भी यूज़ आफ्टर वो भी देखा गया है. बट वो मुझे नहीं लगता कि ये जो इंजरी है ना ये ड्राई आउट होने की वजह से हुई नहीं होगी. बिकॉज एनाड्रोल से ना इनसेन वो हाइड्रोलिक प्रेशर बिल्डअप होता है और स्ट्रेंथ एकदम से बूम हो जाता है. बूम हो जाता है. तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो टॉप पे जाता है और बंदा उस टाइम पे सोचता है नहीं मैं और 2 प्लेट्स ऐड कर सकता हूँ. वो हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ऐसा लगता है बस बूस्ट. और फिर बट आई वोंट इवन से द हाइड्रोलिक प्रेशर बिकॉज वो वेट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. हाँ राइट. अच्छा वो अगर मैंने किया है तो फिर इट शुडंट बी लाइक मैं नया वेट नहीं डाला कुछ. तो फिर 2 फैक्टर हो गए ना, जैसे कि रेस्ट एंड रिकवरी नहीं हुई और जो मैंने ऑलरेडी बोला. हाँ जो रेस्ट एंड रिकवरी, जो मसल रिकवरी, CNS रिकवर तो. और मोस्टली ये जो डॉक्टर्स है ना मतलब मैं खुद इस इंडस्ट्री को पास से देख चुका हूँ. ठीक है. हॉस्पिटल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका हूँ. तो मैंने देखा है यार कई लोगों को ऐसे देखा है कि ड्यूटेस्टेरॉइड ऐसे ही बोल देते हेयर फॉल हो रहा है ड्यूटेस्टेरॉइड ले लो. आई मीन यार उसके ब्लड टेस्ट तो कराओ कि यार हेयर फॉल विटामिन डिफिशिएंसी से हो रहा है कि DHT बढ़ने की वजह से हो रहा है कि थायराइड हार्मोन में इम्बैलेंस आ रहा है कि उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ख़राब हो गई. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. लोग ऐसे ही ड्यूटेस्टेरॉइड फिनेस्टेरॉइड दे देते पॉपिंग लाइक पिल्स लाइक एनीथिंग. बट वही चीज़ है. देन उसके बाद अब दूसरी चीज़ जो आई कि जब सर्जरी हुआ, पहले जब सबसे पहले मैंने डॉक्टर को विजिट किया था तो मैंने सबसे पहली चीज़ एक ही पूछी थी. उन्होंने बोला यू हैव अ मसल टेयर. तो मैंने जो चीज़ दूसरी पूछी वो लाइक कि हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे रिकवर होने के लिए. तो देन दे सेड स्ट्रेट फॉरवर्ड दे गेव मी एन आंसर कि इस चीज़ को रिकवर होने के लिए आपको 6 से 8 महीना डालना पड़ेगा. और उसके ऊपर एक चीज़ तो पक्का बोली होगी, यू हैव टू विजिट मोर. ऑफ कोर्स एवरी मंथ विजिट. ओके व्हाई नॉट. ये तो पक्का है. ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो 8 महीने का पेशेंट है, कौन छोड़ेगा? 1 साल का पेशेंट है, कौन छोड़ेगा? नो. द थिंग इज फिर उसके बाद रास्ता चूज किया होगा तुमने पेप्टाइड का. नो लिसन अबाउट पेप्टाइड ऑल्सो. ओके तो ठीक है, सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, मेरा पहला विजिट हो गया. जब स्टिचेस निकालने थे तो मैं गया डॉक्टर के पास. डॉक्टर बोलते कि मैंने डॉक्टर को बोला ओके दिस इज़ द थिंग, अभी ये मतलब रिकवरी फेज में जा. डॉक्टर बोला यू स्टार्ट अग्रेसिव फिजियो. यस. तो क्योंकि पहला रेंज ऑफ मोशन गेन करने के लिए आपको फिजियो दिन में 2 बार करना है. तो यस. तो मैं डॉक्टर फास्टर रिकवरी के लिए क्या कर सकता हूँ? ये सर कि ओ यू गो फॉर प्रोटीन डाइट दिस दैट. और उन्होंने मेरे को कुछ वाइटामिन्स लिख के दी. और जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटामिन्स देखा वो लाइक इट्स RDA लेवल का कॉम्बिनेशन है वो. और उसमें फिश ऑयल ये वो अलग से लिख के दिया है. एंड ही सेड ही गेव मी समथिंग फॉर क्या कहते हैं उसको अपना जो टेंडन रिकवरी करता है या तो लिगामेंट्स रिकवरी करता है. हाँ ब्रो. कोलाजिन. यस. कोलाजिन के लिए देता. तेरे केस में क्या कोलाजिन करेगा बाप रे. सुन ना, कोलाजिन कितना रहेगा वो टैबलेट में? कितना? 40 mg.
क्या करूँ मैं उसका? वो बोला इसको हर रोज़ लेना है। मैं बोला ओके डॉक आई विल टेक इट। फिश ऑयल टैबलेट दिया, बोले ये फिश ऑयल टैबलेट हर रोज़ लेना है, सॉफ्ट जेल। और जब उसका कंटेंट कितना है? हाँ ओमेगा 3 का कितना? उसमें, जिसमें अपन क्या देखते हैं मेनली, अपन उसमें क्या देखते हैं, ये EPA-DHA। EPA-DHA जो अपने मेन प्रोस्टाग्लैंडिन से। हाँ तो उसमें अपने को मेनली चाहिए जनरल पॉपुलेशन के लिए 120-180 का रेशो चाहिए। हाँ। बराबर उसमें कितने पता है? 20 to 40। अब किधर जाएगा? और मेरे को ट्रिपल द डोज चाहिए, वो जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से भी ट्रिपल डोज चाहिए। थिंक अबाउट दिस, किधर डालूँ मैं इसको? मतलब मेरे को पूरी एक स्ट्रिप खानी पड़ेगी मेरे रिकवरी करने के लिए। हाँ बाबा, तो मैंने वो चीज़ बोला कि रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने वो दिया। ऑफकोर्स मैंने खरीदी नहीं हो क्योंकि मैं ऑलरेडी सप्लीमेंट्स जो थे वो वाइटामिन के लिए और वो सब सेपरेटली ले रहा था, हायर कॉन्सेंट्रेटेड। तो फिर मैंने उनको एक ही चीज़ पूछी, डॉक पेप्टाइड्स यूज़ कर सकते क्या? वो बोले एज इन, बोले लाइक ग्रोथ हार्मोन्स या तो BPC और TB, बोले ग्रोथ हार्मोन्स नो। नहीं, बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंड। ग्रोथ हार्मोन्स इज नॉट द स्टेरॉइड येट। हाँ सो इट्स नॉट अ स्टेरॉइड। तो फिर बोले नो स्टिल इट विल अफेक्ट। मैं बोला प्रोलिफरेशन फास्ट होएगा ना। हाँ सिंपल चीज़ है। तो ही सेड या, मैं बोला फिर व्हाट अबाउट द हीलिंग पेप्टाइड्स व्हिच आर सो फेमस इन स्पोर्ट्स? आई एम श्योर दैट आपने जितने भी पेशेंट ट्रीट किए रहेंगे उन्होंने भी लिया रहेगा या फिर उन्होंने मेंशन किया रहेगा, बिकॉज उसके पास स्पोर्ट्स वाले ज़्यादा आ रहे। हाँ ओके, तो ही सेड ठीक है, अगर आपको पेप्टाइड लेना है तो आप इधर आ जाओ, इधर क्लिनिक पे। हाँ अच्छा, समझ रहे? हाँ समझ गया। तो अभी मेरे को समझ गई वो चीज़ वहाँ पर। मैं बोला ओके ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा? सो बोले नथिंग पर डोज सिंस यू आर माई पेशेंट, लाइक इट्स ओल्ड पेशेंट। ओल्ड पेशेंट क्या, मैं तो अभी लाइक पहले सर्जरी के लिए आऊँ। हाँ तो देन ही सेड कि 2,500 to 3,000 पर इंजेक्शन यू हैव। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मेरे को पेप्टाइड हर रोज़ लेने राइट? तो लाइक हर रोज़ मैं 3,000 दूँ आपको? नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे, बिकॉज वैसे भी BPC का हाफ लाइफ इज 8 days राइट? तो हाँ पे ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे। अब वो कॉस्ट ज़्यादा था, मेरा 1.5-2 लाख अगर मैं करता था तो ओके। तो सोच द मार्जिन, और जो मेरे को कंपाउंड्स मिले वट एवर द पेप्टाइड्स आई गॉट 1/3 प्राइस। मैं क्यों डालूँ? एंड बिलीव मी दिस फैक्टर, लाइक आई रियली वॉन्ट टू से दिस, peptides do help in recovery. So I used BPC, I used TB500 ओरिजिनल मिलने का OG, of course that's the thing। अगर OG आपको मिलता है तो yes go for it, बिकॉज उसके ऊपर नॉलेज भी चाहिए कि आप yes how to use it, कैसे यूज़ करना है, कितना डोसेज दिन में लगना है और कैसे प्रोग्रेसिवली ऊपर लेके जाना है। एंड वी आर नॉट प्रमोटिंग हियर, वी आर जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस। शेयरिंग एक्सपीरियंस की, डोंट टेक इट एज अ मेडिकल एडवाइस। इट्स नॉट अ मेडिकल एडवाइस। हाँ। और हम लेने भी नहीं बोल रहे किसी को। हाँ तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गई कि इंजरीज इतनी सिंप्लीफाई करना सही नहीं है कि फ्री वेट से करोगे तो इंजरी हो जाएगी और मशीन से नहीं करोगे तो इंजरी नहीं होगी। और तुरंत कोई एक्सरसाइज करना मत छोड़ो कि तुम्हारे जिम में अगर कोई मशीन नहीं है उसके अकॉर्डिंगली या तुम्हारा स्ट्रक्चर फिट नहीं बैठता है, तुम उसी एक्सरसाइज की एक सब ऑप्टिमल वेरिएशन को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। चलो बाप रे, अयो ये इतनी देर तक बातचीत हुई ना, वार्म अप रह गया।
Easy. Eight. आइसोलेशन एक्सरसाइज में मैं हाई रेपिटेशंस पे फेलियर अचीव करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है, ताकि जो भी सराउंडिंग मसल्स है स्पेशली इसमें ट्रेपेजियस जो है इन्वॉल्व होने लग जाता है। अब हैवी वेट से करोगे तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए लाइट वेट से हाई रेपिटेशन निकालो, बढ़िया चलता है। वेट है अराउंड 20 किलो केबल पे। Easy. बैटरी कम है, इधर ही शो टाइम।